मुंबई के मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर आएंगे तो भारत की आपको ये दो तस्वीरें नजर आएगी। एक जो इंडियन रेलवे की पुरानी गति से चल रही है और एक वो जो वंदे भारत की स्पीड से तेजी से आगे निकलने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र और गुजरात की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। दोनों राज्य तेजी से आगे बढ़ने की जुगात में है और दोनों राज्यों में एक तरीके से कंपटीशन भी है। महाराष्ट्र और गुजरात एक जमाने में एक ही राज्य थे, अलग हुए, लेकिन फिर भी वो लगाव वैसे के वैसे ही रहा। कई लोग आज भी गुजरात से मुंबई में रोजी रोटी कमाने के लिए आते थे। हर रोजमर्रा इस तरीके से सफर भी करते थे। हालांकि हमारा पहला पड़ाव सूरत होगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि दोनों राज्यों की अपनी अलग अलग अस्मिता है। एक तरफ जय जय महाराष्ट्र है तो दूसरी तरफ जय जय गरबी गुजरात भी है। लेकिन राजनीति में दोनों राज्य थोड़े अलग हैं। एकदम स्मूथ है, मतलब कोई जात की कम से मिनिमम परेशानियां हो रही है। अभी तो जैसे इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट हो गया है, असेसमेंट जल्दी आ जाता है। अभी तो रिटर्न फाइल करते हैं। मैंने वो एरा में भी काम किया है जहाँ पे सी फॉर्म लाना पड़ता था। माल बेच दिया, फिर वो कस्टमर चला जाता है, फिर वो सी फॉर्म, फिर वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के साथ लड़ाई झगड़ा, ये वो बहुत सारी चीजें होती है ना। तो वो सब चीज़ों से तो हम है डिजिटली तो बहुत अपग्रेड हो गए। नई लहर दौड़ के आई है। काफी सारी डिफिकल्टीज भी है और काफी सारी आसानीज भी है। दक्षिण गुजरात का मुख्य केंद्र है सूरत और इसी जगह से देश के पहले विपक्ष के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जीत कर गए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में जब उलटफेर आया था तब भी सूरत लाया गया था और सालों पहले जब छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने राज्य के लिए पैसे चाहिए थे तब भी उन्होंने सूरत पर ही हमला किया था। लेकिन इस बार सूरत, महाराष्ट्र के विधायक यहां पर आए और महाराष्ट्र में सत्ता बदल हुआ था, तो सूरत का मिजाज जानने में काफी मजा आएगा। चल रहा है, पूरा मार्च लग गया है। क्या बात कर रहे हैं? क्यों? धंधा ही बंद हो गया है, ऑर्डर ही नहीं दे रहे हैं पार्टी लोग। क्या हो गया? ये 45 दिन वाला अपना एमएसपी नहीं आया ना। क्या 45 दिन वाला एमएसपी है? तो उससे क्या होता है? इससे यही कि मार्च के पहले ना पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब अगर है तो वो सूरत है। सूरत ने अपनी ये पहचान बनाई है। एक जमाने में मुंबई सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट हुआ करता था, अब सूरत देश का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट बन चुका है। करीब 50,000 यूनिट्स टेक्सटाइल की सूरत और उसके आसपास आपको दिखाई देगी। उसके साथ ही करीब 80,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना सूरत में टेक्सटाइल बिजनेस में होता है। अलग अलग मार्केट यहां पर थे, ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो। यहां पर जब भी कोई नई चीज लाने की कोशिश हुई है, बड़ा हंगामा हुआ है। हम एक बहुत बड़े टेक्सटाइल मार्केट में हैं, फिर वो डीमोनेटाइजेशन का वक्त था, तब भी यहां पर बड़ा हंगामा हुआ था क्योंकि बहुत सारा जो व्यवहार है वो कैश में हुआ करता था। जब जीएसटी लागू किया गया तब ये मार्केट एक तरीके से बंद किया गया था और आज भी कई लोग कहते हैं कि कुछ दिक्कतें हो रही है। हम भी यही सोच रहे हैं, हमको तकलीफ क्या है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने एक बार जो निर्णय लागू कर देते हैं उसको वापस बैक फुट पे नहीं आते हैं। वो अमेंडमेंट 1000 से ऊपर अमेंडमेंट आए, क्लियर हो गया। लेकिन आज भी दो चीज है वो क्लियर नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है। एक नवंबर 2021 में आया था एक नोटिफिकेशन कि जीएसटी फैब्रिक्स पे 12 कर दी गई है। यहाँ से हमने हमारी आवाज उठाई और हमारे को वित्त मंत्रालय गया, मैं खुद गया, निर्मला सीतारमण से बात रखी हमारी, वो 5% है, लेकिन वो नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं वो कैंसिल करें। एक तरफ टेक्सटाइल ये सूरत की पहचान है तो दूसरी तरफ दक्षिण गुजरात के इस सबसे बड़े शहर की पहचान ये डायमंड बिजनेस भी है। दुनिया के 10 डायमंड में से 8 हीरे ये सूरत में पॉलिश किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका से हीरो की खदान से ये हीरे सूरत लाए जाते हैं और ये आज की तारीख में
देश के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। करीब 4 लाख करोड़ का पूरा टर्नओवर बिजनेस यहाँ पर है। देश दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर सूरत में बस चुका है और जाहिर सी बात है कि उसी की वजह से डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला ये बिजनेस है और इसी की वजह से सूरत का चेहरा, सूरत की सूरत एक तरीके से बदल चुकी है। नहीं, उम्मीद तो क्या है कि आज तक मैंने बोला कि ये जो अपने खुद के पैरों पे डायमंड इंडस्ट्री सूरत में खड़ी हुई है, गवर्नमेंट उतनी इसके इंडस्ट्री में इन्वॉल्व भी नहीं है क्योंकि कोई उसका रोल ज्यादा इसमें रहता, क्योंकि डायमंड आता है बाहर से, इंपोर्ट होता है, सिर्फ यहाँ तो लेबर कॉस्ट ही है। तो उसमें गवर्नमेंट से तो मैं कोई इतनी अपेक्षा नहीं रखता कि उसकी कोई पॉलिसी से इतना फायदा हो जाएगा। ये आप कहाँ बेचते हैं? ये जो आप निकालते हैं, ये जो छोटे छोटे कारखानेदार है ना, जिसको हमने बात पहले हुई कि अभी बूस बनान वो बनान, वहाँ तक तो रफ लाने के लिए सक्षम नहीं है। वो हम जैसे छोटे आदमी से हम अभी खेल रहे हैं आमने सामने, छोटे कारखानेदार और हम। अच्छा, हमारे पास से टुकड़ी लेके वो घिसाई करता है, वो पॉलिश करेगा और उसका फिर ये बना के बेचेगा। लेकिन वो भी मजबूर है, वो पॉलिश करेगा, लेकिन ये हीरा हल्का पड़ता है। ज्यादा लोगों को तो कुछ मिलता ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। जो 25-30 हजार मिलता था वो भी खत्म हो गया। तो अभी तो चुनाव आ रहे हैं, आप अपनी बात नहीं रखें। बात करें भैया। गुजराती में एक कहावत है, सूरत में खमन अने काशीनु मरण, यानी खाना खाना है तो आपको सूरत में रहना चाहिए और अगर मरने की इच्छा है तो आप काशी यानी बनारस जाइए। तो ये सूरत की खाऊ गली है। रात को यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और चटकदार मसालेदार खाना, फालूदा, शेक, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगी। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। थोड़ी भीड़ कम है, ठंड का मौसम है, इसके लिए भी हो सकता है। लोगों को दिखेगा तो आनी है। और पहले क्या जो परेशानी थी पुलिस की, गुंडागर्दी, ये वो, अभी वो सब कुछ भी नहीं है। सब भाईचारा है। मोदी साहब की वजह सब ठंड है। वलसाड में बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन था 3,53,000। नवसारी में, जिसमें कुछ हिस्सा सूरत का भी आता है, वहां पर CR पाटिल जीते थे करीब 6,90,000 वोट से जीते थे। बहुत बड़ा मार्जिन है। सूरत लोकसभा सीट पर 5,48,000 और भरूच में, बारडोली में 2,15,000 और भरूच में 3,34,000 का मार्जिन। ये मार्जिन पार कर पाना या उसको स्पर्श करके आगे जीतना, ये अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सूरत जैसे शहर में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें बना रही है। ट्राइबल इलाका, एक ज़माने में कांग्रेस का संगठन वहाँ पर मजबूत था, वहाँ पर भी बीजेपी की शिरकत काफ़ी स्ट्रांग होगी। आने वाली जर्नी में जब हम मध्य गुजरात में जाएंगे, जिसमें वडोदरा, छोटा उदयपुर, अहमदाबाद, नर्मदा जैसे इलाके आते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि ट्राइबल इलाके में आखिरकार ये आप बनाम बीजेपी का संघर्ष कहाँ जा रहा है और बीजेपी ने वहाँ पर किस तरीके से इस रीजन में 2022 के चुनाव में 61 में से 56 सीटें वो कैसे जीत पाए थे। एरिया में जो बीजेपी को पिछली बार जो फायदा हुआ था, उसका मेन कारण ये है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी। तो आदिवासी के जो वोट है उन दोनों में बट गए और वो वोट बटे, इसकी वजह से इसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। और बीजेपी को भी पता है कि भाई ये जो पिछली बार जो ट्राइबल के वोट मिले हैं, उसका मेन कारण ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे वो है। सबसे ऊंचा स्टैचू, सबसे ऊंची मूर्ति, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की केवड़िया में यहाँ पर बनाई गई है। 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था और उसके बाद
करीब 27 बिलियन रुपीस इस पे खर्चे हुए थे, लेकिन अब करीब करीब 2 करोड़ विजिटर्स यहाँ पर आ चुके हैं इतने साल में, और उनका तांता चलता ही रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस तरीके से सरकार ने प्रोजेक्ट किया और जहां पर ये स्टैचू बना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मध्य गुजरात के नादियाद से आते थे और यहाँ पर गुजरात में उनकी अपनी एक छवि है। मोदी हमेशा कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल होते तो देश का इतिहास कुछ और होता। वो उप प्रधानमंत्री यानी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन पाए। खुद मोरारजी देसाई जो दक्षिण गुजरात से आते हैं और नरेंद्र मोदी जो अभी पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री है। तो गुजरात की अस्मिता से जुड़े हुए ये 3 चेहरे, उसमें से वल्लभ भाई पटेल के लिए की याद में ये स्टैचू बनाया गया है। और ये खास करके गुजरात के उस आदिवासी इलाके में बनाया गया है जहां पर वैसे कुछ नहीं था। ये नर्मदा घाटी में ये स्टैचू बनाया गया है। नर्मदा का जो डैम है उससे भी लंबा ऊंचा ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। गुजरात के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आयरन मैन की तरह है। पूरे इंडिया के लिए है, लेकिन गुजरात के लिए मतलब उनका जो बर्थ प्लेस है वो गुजरात है। फर्स्ट टाइम इसलिए बहुत एक्साइटेड है। सबका? हाँ सबका। और इससे पहले कभी नहीं डाला? नहीं, क्योंकि अंडर एज थे ना। अब हमारी एज हुई है। हो गया 18 पक्का हो गया। हाँ, मेरा नहीं हुआ। इसका एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री का। इट डजंट डिपेंड कि कौन सी पार्टी कर रही है, लेकिन होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि वन साइडेड गवर्नमेंट बन जाए। ऑपोजिट पार्टी भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना अगर ऑपोजिट पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी तो वो रूलिंग पार्टी को कुछ मतलब प्रेशर ही नहीं बना सकती ना। ये जो रिमोट एरिया था, तो स्टैचू आने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएट हुआ है, मतलब लोगों को अच्छी खासी रोजगारी मिलने लगी है कि करीबन 3-3.5 हजार जितने लोग हैं जहाँ पे छोटी मोटी नौकरी करते हैं। और साथ में ये लोग जो छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, जो टपरी है, वो जो चलाते हैं, तो उसकी वजह से उनको रोजगारी मिल रही है। तो उनकी आय जो है अच्छी खासी हुई है। और खास तौर पे ये जो इलाका है, तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं थी, मतलब तो इसके वजह से लोग यहाँ से बड़े शहर में जाते थे, बड़ौदा या तो अंकलेश्वर, भरूच सब जाते थे। तो स्टैच्यू यूनिटी बनने के बाद लोगों को अपने गांव में नजदीक में ये रोजगारी मिलने लगी है। किसी को भी जो खेत का पानी भी नहीं मिलता, पीने का पानी भी नहीं मिलता है, वो पानी पहुंचता है राजस्थान में, पहुंचता है कच्छ पहुंचता है, अहमदाबाद में पहुंचता है, कहीं भी पहुंचता है, बराबर है। तो यही आदमी को, ये आदिवासी को पानी क्यों नहीं? There is no politics here, no. There is only BJP, no politics, no other party. So better to watch Maharashtra, no. There is nothing here. यशस्वी होने के बाद बताने के लिए कई कहानियां होती है और उसकी शुरुआत छोटी छोटी कहानियों से ही होती है। जाहिर सी बात है कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनको एक सेफ सीट की जरूरत थी, जो बड़ोदरा के रूप में उन्होंने चुना। लेकिन सिर्फ उतने से काम नहीं बना, तो जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स पर, जो उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें जो लोग चाहिए थे, तो एक तो बड़ोदरा संस्थान की रानी शुभांगी राजे गायकवाड़ वो थी, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति उन्होंने चुना वो एक चाय वाला सुना। भारतीय जनता पार्टी की थीम का एक चाय वाला पे इलेक्शन लड़ना था। तो बड़ौदा, पूरे बड़ौदा शहर में पुराने चाय वाले में मैं पुराना चाय वाला हूँ और एक पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। मेरा बेटा भी ये धंधा चाय का है, दूसरा एक नौकरी ये है, और उसको अभी क्या सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट में IOCL में काम कर रहा है 8-10 साल से। 22-25 हजार पगार है अभी। और दूसरा बेटा मेरे साथ धंधे पे है। तो आप क्या चाहते हैं उसके लिए, कि वो यही धंधा करे या कुछ और करे, अलग तरीके से कुछ आगे बढ़े? नहीं, वो आगे बढ़े, कोई होटल नहीं खोले, ऐसा हम भी चाहते हैं। गुजरात में एक जमाने में कांग्रेस ने इसी कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए गुजरात पर सत्ता जमाई थी, और अब बीजेपी का दावा है कि बीजेपी 360 में से करीब 308 कोऑपरेटिव फेडरेशंस या इंस्टीट्यूशंस पे सत्ता में है, वो उनके कब्जे में है।
अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये है गुजको मासोल, ये सहकार भवन है, ये गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। 2017 तक इस गुजको मासोल पर कांग्रेस का दबदबा था और कांग्रेस यहां पर सत्ता में थी। कांग्रेस को यहां से हटाना करीब करीब नामुमकिन था, लेकिन 2017 में अदालत के निर्देश के बाद यहां पर जो कांग्रेस के सत्ताधारी तो थे वो हटे और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें गुजरात के बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री सत्ता में आए और उनके जो डेप्यूटी है वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। बाय हुक और क्रुक उन्होंने उनके आदमियों को तोड़ा, उनके लीडर्स को तोड़ा, वहां से अपने अपने आदमी को बिठाना स्टार्ट किया, वहां अपना वर्चस्व जमाया। आज भी कोऑपरेटिव सेक्टर में 90% से ज्यादा इंस्टीट्यूशन पे भाजपा का वर्चस्व है और कोऑपरेटिव बेसिकली पॉलिटिक्स में एंट्री करने का एक रास्ता है, क्योंकि उसमें वोट बैंक भी बड़ी है और सब वोट भी देते हैं। ये गुजराती अस्मिता है जिसके वजह से गुजरात वो अस्मिता के पीछे पूरा नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। क्या ये चीज है कि जो खींच लेती है कि जो भी है हमारा आदमी वहां पर बैठा है? ये डेफिनेटली एक फैक्टर है कि हमारा आदमी वहां पे है। जैसे कि डबल इंजन सरकार का एक जो वो लेके आए थे, जो अभी भी चल रही है और दूसरी जगहों पे भी इन्होंने मध्य प्रदेश में उन्होंने ये इस पे से कैंपेन किया था। तो हाँ, ये गुजरात की अस्मिता और लगता है कि हमारा आदमी वहां पे है, जो हमारा ध्यान। और ये नरेंद्र मोदी के कैंपेन में बहुत सीधी तरह से ये कहते हैं जब उनकी स्पीचेस होती है, तो ही डजंट मेक एनी बोन्स अबाउट इट कि हाँ मैं आपका आदमी हूँ, मैं आपका ध्यान रखूंगा, मैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। मतलब डबल इंजन सरकार का काम ही वही है कि उसका मैसेज ही वही है कि मैं आपका सीधा सीधा ध्यान रख रहा हूँ। मध्य गुजरात में पिछली बार 56 सीटें बीजेपी ने जीती और वो आदिवासी बेल्ट से भी जीत रहे हैं, जबकि आदिवासी बेल्ट में उनके खिलाफ कई सारी मूवमेंट्स हुई, बाकी सारी चीजें हुई। हम आदिवासी बेल्ट भी गए थे, उसमें भी हमने देखा कि लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, लेकिन उसके वो भी वो अपने साथ में ले आने में कामयाब हो रहे हैं। ये आउटरीच कैसे हैं सब कम्युनिटीज? देखिए, लास्ट टाइम जो पिछली असेंबली इलेक्शन में जो ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी को जो सफलता मिली, दैट इज थैंक्स टू आम आदमी पार्टी विच स्प्लिट द वोट। कांग्रेस के जो वोट्स थे वो आम आदमी लेके गए एंड बीजेपी को फायदा हो गया। आप देखिए, जो सीट्स प्योरली ट्राइबल सीट्स है वहां पे एंड आम आदमी पार्टी के कोई ट्राइबल प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर एक्सेप्ट चैतर वसावा कोई नहीं था, फिर भी उसने जो भी कैंडिडेट मिले और फील्ड किए उसको 30,000, 35,000, 40,000 वोट्स मिले। तो एक ट्राइबल बेल्ट में एक चर्निंग था कि भाई कांग्रेस के अलावा कुछ चाहिए हमको, एक अल्टरनेटिव चाहिए। वो अल्टरनेटिव आम आदमी पार्टी बन तो नहीं सके, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को मिल गया एंड कांग्रेस का सफाया हो गया। तो अगला पड़ाव गांधीनगर से आगे गुजरात का रास्ता तय होगा। अब तक का सफर मेरे साथ इतना ही।